दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़नी स्टोरी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और दोस्तों, उसके अलावा आज का ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, या फिर जिन लोगों ने अभी अभी ट्रांसलेशन या फिर ग्रामर को सीखना शुरू किया। ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की जो स्टोरी है इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर्स को समझाने वाला हूं। और आज के इस वीडियो के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, आप में से इतने कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें इंग्लिश बुक पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि इंग्लिश स्टोरी को पढ़ना और उसको समझना कितना ज़्यादा आसान है। और आप खुद कमेंट करके इस बात को आप बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द धोबीज डोंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? देखिए, यहाँ पर धोबी के बाद एपेस्ट्रॉफी एस है, जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ भी जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। और डोंकी का मतलब होता है गधा। तो यहाँ पर क्या हुआ? द धोबीज डोंकी। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? धोबी का गधा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, पूरा सुने और एक एक वर्ड को आप समझने की कोशिश करें। और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले आप उसको ज़रूर नोट करें, कोई भी स्ट्रक्चर मिले आप उसे भी नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड आ धोबी इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना या फिर निवास करना, और सेकंड फॉर्म होती है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन आ टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का अर्थ होता है एक समय की बात है, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ धोबी इन अ विलेज। एक गांव में एक धोबी रहता था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक समय की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। ही हैड अ डोंकी एंड अ डॉग एज हिज पेट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये दिखाना चाहते हैं, ये दर्शाना चाहते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ सामान था, या कह सकते हैं किसी व्यक्ति के पास किसी चीज़ का अधिकार था पास्ट में। इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और जब हम पास्ट पजेसिव का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर यदि वाक्य अफर्मेटिव होता है तब हमें हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं मेरे पास एक घड़ी थी, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैड अ वॉच। मेरे पास मोबाइल था, आई हैड ए मोबाइल। हमारे पास कार थी, वी हैड अ कार। तो सिंपली आपको क्या करना है, जब आप पास्ट का पजेसिव वाक्य बनाएंगे आपको सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग करना है और उसके बाद जो भी वस्तु है उसको मेंशन कर देना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक एक्टिविटी देता हूँ। और दोस्तों, आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखते हैं और आप एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो जाहिर सी बात है इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। तो आप वाक्य को नोट कर लीजिए, आप इन्हें ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। वाक्य है मेरे पास 2 मोबाइल थे। आई रिपीट द सेंटेंस, मेरे पास 2 मोबाइल थे। एक और वाक्य को लिखिए, राजू के पास कार थी। आई रिपीट द सेंटेंस, राजू के पास कार थी। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको 2 वाक्य दिए हैं, दोनों ही पास्ट पजेसिव के हैं। आप इनको ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर शेयर करें। चलिए, तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही हैड ए डोंकी, उसके पास एक गधा था। एंड अ डॉग, और एक कुत्ता, एज हिज पेट्स। दोस्तों, पेट का मतलब होता है पालतू पशु।
जो पशु हम अपने घरों में पालते हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली इस टाइप के जो भी पशु होते हैं जो पालने के योग्य होते हैं उनको पेट कहा जाता है और प्लूरल नाउन है पेट्स। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही हैड ए डोंकी एंड ए डॉग एज हिज पेट्स, मतलब उसके पास अपने पालतू पशु के रूप में एक गधा और एक कुत्ता था अपने पालतू पशु के रूप में। द डॉग गार्डेड हिज मास्टर्स हाउस एंड accompanied him wherever he went। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गार्ड का मतलब होता है जी, देखिए गार्ड का मतलब वो भी होता है सुरक्षाकर्मी, उसके अलावा ये एक वर्ब है तो यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। गार्ड का मतलब होता है किसी जगह की सुरक्षा करना, सेकेंड फॉर्म गार्डेड। द डॉग गार्डेड हिज मास्टर्स हाउस। और दोस्तों देखिए यहाँ पर मास्टर के बाद एपिस्ट्रोफी है जिसका मतलब काकी के, और मास्टर का मतलब होता है स्वामी मालिक। तो क्या अर्थ हुआ, द डॉग गार्डेड हिज मास्टर्स हाउस, मतलब कि कुत्ता अपने मालिक के घर की सुरक्षा करता था। एंड अकम्पनाइड हिम, अकम्पनाई का अर्थ होता है किसी के साथ जाना, और वो उसके साथ जाता था वेरेवर ही वेंट, जहाँ भी वह जाता था। और ये ही किसके लिए लगाया गया, ये धोबी के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द डॉग गार्डेड हिज मास्टर्स हाउस एंड अकम्पनाइड हिम वेरेवर ही वेंट, मतलब कुत्ता अपने मालिक के घर की रक्षा करता था और उसके साथ जाता था जहाँ भी वह जाता था। वेरेवर मतलब जहाँ भी। द डोंकी यूज्ड टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ्स। दोस्तों इस वाक्य में देखिए यूज टू का प्रयोग किया गया। यूज टू के कई वाक्य आपने सुने होंगे, बनाए होंगे। यूज टू का मतलब भी जान लीजिए। यूज टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम पास्ट में कोई भी कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को दर्शाना चाहते हैं, तब वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जैसे आप वाक्य बनाते हैं, मैं खेला करता था, मैं दौड़ा करता था, मैं पढ़ाया करता था, मैं उन लोगों से मिला करता था, तब आपको यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो क्या अर्थ हुआ, द डोंकी यूज्ड टू कैरी। दोस्तों कैरी का मतलब होता है ढोना और लोड का मतलब वज़न। द डोंकी यूज्ड टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स, मतलब कि गधा कपड़ों के वजन को ढोया करता था, या कह सकते हैं जो, और लोड का मतलब वजन भार दोनों ही होता है। तो क्या अर्थ हुआ कि जो गधा था वो कपड़ों के भार को ढोया करता था। चलिए दोस्तों यहाँ मैं आपको एक छोटा सा वाक्य दूंगा यूज टू का, आप उसे बनाएं और कमेंट में बताएं। वाक्य है, मैं उसे पढ़ाया करता था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं उसे पढ़ाया करता था। और दोस्तों जो भी मैं वाक्य देता हूँ आप इसे ट्रांसलेट भी ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तब आपको भी अच्छा लगेगा और इस तरह से आप इंग्लिश सीखेंगे। आगे देखिए, द धोबी लव्ड हिज डॉग। लव का मतलब होता है प्यार करना, सेकंड फॉर्म लव्ड। द धोबी लव्ड हिज डॉग वेरी मच, मतलब कि धोबी अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता था। एंड द डॉग, और कुत्ता, वेन एवर ही सॉ हिज मास्टर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, एंड द डॉग और कुत्ता, वेन एवर का मतलब है जब भी, वेन एवर ही सॉ हिज मास्टर, मतलब जब भी वह अपने मालिक को देखता, अपने उस मालिक को देखता, वुड बार्क आ लिटिल, वो थोड़ा सा भौंकता, एंड वैग हिज टेल, वेग मतलब हिलाना, और अपनी पूंछ को हिलाता। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो कुत्ता था वो जब भी अपने मालिक को देखता वो थोड़ा सा भौंकता, बार्क मतलब भौंकना, और वो अपनी पूंछ को हिलाता। और दोस्तों इस तरह से जो कुत्ते वगैरह होते हैं उनकी ये गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, जब वो अपने मालिक को देखते हैं तो थोड़ा सा भौंकते हैं और साथ में पूंछ भी हिलाते हैं। आगे देखिए, ही वुड रेज हिज फ्रंट लेग्स। और दोस्तों देखिए जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वुड का यूज़ किया गया। वुड का यूज़ भी पास्ट की किसी भी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आप यूज टू का प्रयोग करते हैं उसी तरह से वुड का भी प्रयोग किया जाता है। और आप इसे नोट कर लीजिए, RAISE, रेज का मतलब होता है उठाना। तो क्या अर्थ हुआ, ही वुड रेज हिज फ्रंट लेग्स, मतलब वह अपने सामने जो फ्रंट लेग्स थी, मतलब जो आगे की टांगें थी, आगे के जो टांगें थी उनको वो उठाता, एंड पुट दैम, और उनको रख देता, ऑन द चेस्ट ऑफ हिज मास्टर, अपने मालिक की चेस्ट मतलब कि सीने पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही वुड रेज हिज फ्रंट लेग्स, वह अपने आगे के पैर, सामने के पैरों को उठाता, एंड पुट दैम ऑन द चेस्ट ऑफ हिज मास्टर, और अपने मालिक की छाती पर उनको रख देता।
धोबी वुड पैट हिज डॉग इन रिटर्न। दोस्तों PAT देखिए, पैट का मतलब था थपथपाना, तो आप इसे नोट कर लीजिए। जो धोबी था वो बदले में, इन रिटर्न मतलब कि बदले में वो अपने कुत्ते को थपथपाता। फॉर हिज लविंग जेस्चर, उसके इस प्यारे बर्ताव के लिए, लविंग जेस्चर मतलब प्यारा बर्ताव, मतलब उसके इस प्यारे बर्ताव के लिए धोबी अपने कुत्ते को थपथपाता। चलिए आगे देखिए। दिस मेड द डोंकी जेलस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये देखिए कॉजिटिव वाक्य है। कॉजिटिव आपने जरूर सुने होंगे, पॉजिटिव का मतलब भी समझ लीजिए। पॉजिटिव का मतलब होता है जब एक क्रिया से दूसरी क्रिया प्रभावित होती है तो उसे पॉजिटिव कहा जाता है। मेक मतलब बनाना, सेकंड फॉर्म मेड। दिस मेड द डोंकी जेलस, और ये जो चीज़ थी वो डोंकी को मतलब कि गधे को जेलस कर देती थी, उसको वो ईर्ष्यालु कर देती थी, मतलब जो गधा था उस चीज़ से वो जल जाता था। ही कर्स्ड हिज इल फेट। दोस्तों इल फेट का मतलब होता है बदनसीबी, दुर्भाग्य, इसे इल फेट कहा जाता है। और कर्स का मतलब होता है कोसना, बददुआ देना। सेकंड फॉर्म है कर्स्ड। ही कर्स्ड हिज इल फेट मतलब वह अपने बदनसीबी को, या कह सकते हैं अपने दुर्भाग्य को वो कोसता। वॉट अ बैड लक मतलब कितना बुरा मतलब कि भाग्य है। आई हैव मतलब मेरा कितना बुरा भाग्य है। माई मास्टर डज नॉट लव मी इन स्पाइट ऑफ माई हार्ड लेबर। दोस्तों देखिए ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, डज नॉट का प्रयोग आप कब करते हैं? जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होता है तब आपको डज नॉट का यूज़ करना होगा। और यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तब डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल जो हमारा सब्जेक्ट है माई मास्टर, ये एक सिंगुलर नाउन की कैटेगरी का है, मतलब ये सिंगुलर नाउन है और रूल के अकॉर्डिंगली सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने में दिक्कत हो या फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को और भी ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पर मैंने डिटेल से प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझाया है बोर्ड पर, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट करें और देखें। चलिए इसका क्या मतलब हुआ? माई मास्टर डज नॉट लव मी, मेरा मालिक मुझे प्यार नहीं करता है। इन स्पाइट ऑफ, दोस्तों आप इस वर्ड को पूरा नोट कर लीजिए। इन स्पाइट ऑफ ये एक ही वर्ड है, इसका मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ माई हार्ड लेबर, हार्ड लेबर का मतलब कड़ा परिश्रम। तो उसने क्या कहा कि मेरा मालिक मेरे कड़े परिश्रम के बावजूद मुझे प्यार नहीं करता है। चलिए आगे देखिए। नाउ अब आई मस्ट डू वॉट दिस डॉग डज डू प्लीज़ माई मास्टर। क्या अर्थ हुआ? नाउ अब आई मस्ट डू। मस्ट का देखिए प्रयोग कब किया जाता है? जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी भी आवश्यक सलाह को आप दर्शाना चाहते हैं तो मस्ट का यूज़ किया जाता है और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तब उसने अपने आप से ही क्या कहा? नाउ अब आई मस्ट डू, अब मुझे अवश्य ही करना चाहिए वॉट दिस डॉग डज, जो ये कुत्ता करता है, टू प्लीज़ खुश करने के लिए, माई मास्टर अब मेरे मालिक को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अब उसने अपने आप ही मन मन में क्या कहा कि नाउ आई मस्ट डू वॉट दिस डॉग डज टू प्लीज़ माई मास्टर, मतलब अब मुझे वो करना चाहिए जो ये कुत्ता करता है टू प्लीज़ माई मास्टर, अपने मालिक को खुश करने के लिए। चलिए आगे देखिए। सो मतलब तो या इसलिए। द नेक्स्ट टाइम अगली बार। व्हेन ही सॉ हिज मास्टर कमिंग, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो मतलब कि अगली बार जब उसने अपने मालिक को आते हुए देखा। सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन ही सॉ हिज मास्टर कमिंग मतलब जब अगली बार उसने अपने मालिक को आता हुआ देखा। ही रैन टूवर्ड्स हिम, दोस्तों रन का मतलब दौड़ना भागना, सेकंड फॉर्म रैन, और टूवर्ड्स मतलब की ओर। ही रैन टूवर्ड्स हिम, वह उसकी ओर दौड़ा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ समझ लीजिए कि जब अगली बार उसने अपने मालिक को आता हुआ देखा, ही रैन टूवर्ड्स हिम, वह उसकी ओर दौड़ कर गया, मतलब वह उसकी ओर दौड़ कर गया। ही ब्रेड अ लिटिल, दोस्तों देखिए ब्रे का मतलब क्या होता है? ब्रे का मतलब होता है रैंकना। जितने भी मतलब कि पशु होते हैं सबकी आवाज़ अलग होती है। जो कुत्ते वो बार्क करते हैं और जो
गधे होते हैं वो रेंकते हैं, मतलब कि ब्रे करते हैं, तो अलग अलग अपने मतलब कि जो पशु होते हैं वो उनकी अलग अलग तरह की ध्वनियाँ होती हैं। तो जो गधे होते हैं वो रेंकते हैं, तो रैंकने को ब्रे कहा जाता है। सेकंड फॉर्म ब्रेड, तो क्या अर्थ हुआ, ही ब्रेड अ लिटिल, मतलब वो थोड़ा सा मतलब कि वो रैंका। एंड ट्राइड टू वैग हिज टेल, और उसने अपनी पूंछ को हिलाने की कोशिश की। ही रेज्ड हिज फ्रंट लेग्स, रेज मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म रेज्ड। ही रेज्ड हिज फ्रंट लेग्स, और उसने अपने आगे की सामने की टांगों को उठाया। एंड पुट दैम ऑन हिज मास्टर्स बॉडी, और अपने मालिक के शरीर पर उसने उनको रख दिया। चलिए आगे देखिए। द धोबी गॉट फ्राइटेंड, दोस्तों फ्राइटेंड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर जाना, भयभीत हो जाना। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, अब आप देखिए फ्राइटेंड एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को वर्ब बनाया गया। अब देखिए आप समझिए इस बात को, जब हम एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस एम आर के साथ एडजेक्टिव लगाइए, वॉज वर्ब में लगाइए। लेकिन होता क्या है, जब आप इसे वर्ब में प्रयोग करना चाहते हैं तब आप इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना होगा, आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए, क्योंकि जो एडजेक्टिव है उसके साथ आप किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो उस एडजेक्टिव को यदि आप वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहेंगे तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। उसके अलावा आप इस बात को भी याद रखें कि हर एडजेक्टिव के साथ एक ही ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एडजेक्टिव के साथ आप एक ही सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करें। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का एडजेक्टिव है, तो ये चीज़ भी आपको देखनी होगी। तो फिलहाल आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप फ्राइटेंड को यूज़ करेंगे एडजेक्टिव के तौर पर तब आपको गेट का प्रयोग करना होगा। और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो गेट की सेकंड फॉर्म जो गॉट है उसका इस्तेमाल किया गया। द धोबी गॉट फ्राइटेंड, जो धोबी था वो डर गया, भयभीत हो गया। टू सी, देख कर, हिज डोंकीज अब नॉर्मल बिहेवियर, दोस्तों अब नॉर्मल क्या मतलब होता है, देखिए नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, और इसका जो विलोम है मतलब जो इसका एंटोनिम है, जो इसका अपोजिट है, वो क्या हो गया अब नॉर्मल। अब नॉर्मल मतलब क्या होता है, असामान्य, मतलब कि जो सामान्य ना हो वो क्या हो गया असामान्य हो गया। और बिहेवियर का मतलब व्यवहार। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि द धोबी गॉट फ्राइटेंड टू सी हिज डोंकीज अब नॉर्मल बिहेवियर, मतलब जो धोबी था वो अपने गधे के असामान्य व्यवहार को देखकर घबरा गया। जाहिर सी बात है, जब क्योंकि आमतौर पर जो गधे हैं इस तरह से नहीं करते, जब उसने देखा कि बड़ा अजीब तरीके से कर रहा है वो घबरा गया। ही थॉट, उसे लगा, दैट द डोंकी माइट हैव गॉन क्रेजी, उसे लगा कि जो डोंकी गधा है शायद वो पागल हो गया है। सो इसलिए ही पिक्ड अप अ लाठी, उसने एक लाठी उठाई। एंड बीट अप द डोंकी, और उसने गधे की मतलब गधे को पीटा। टिल इट फेल ऑन द ग्राउंड, जब तक वो ज़मीन पर नहीं गिर गया उसने उसकी पिटाई की। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। जेलेसी इज़ हार्मफुल, जेलेसी का मतलब होता है ईर्ष्या, और हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, हानिकारक। क्या अर्थ हुआ कि जो ईर्ष्या है, जो जलन है, वो हानिकारक होती है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। और दोस्तों आज आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ एक एक वर्ड की मीनिंग ट्रांसलेट करके बताई है। तो यदि आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो, आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा हो। और उसके अलावा दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, आप आज की कहानी के बारे में और जो भी आपका अनुभव रहा आज के इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, जब आप कुछ भी बताते हैं कि सर कि आप मैं कैसा पढ़ाता हूँ इस बारे में आप मुझे बताते हैं, तो जाहिर सी बात है, इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी, व्हेन यू टेल समवन अबाउट हिज गुड वर्क दैट पर्सन बिकम्स हैप्पी। तो आप जब मुझे कुछ बताते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी आप मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब वो चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक हो या फिर नेगेटिव हो। अगर मान लीजिए आपको मेरा वीडियो पसंद भी नहीं आता, या मान लीजिए आपको लगता है कि वीडियो में कहीं कुछ कमी है, क्योंकि दोस्तों ये तो एक स्वाभाविक बात है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हो सकता है यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने 50 गलतियाँ की हूँ, तो दोस्तों एज अ व्यूअर आप भी मुझे बताया करें कि इसमें क्या गलती है, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो दोस्तों कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कि मतलब कि आपके कितना काम का है, आपको कैसा लगा, इस बारे में ज़रूर बताएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, सम टाइम यू गाइज आस्क मी you know how we can learn English. So guys, I have a few tips which I can share with you, which you can implement to improve your English. The first thing is that you should start reading English newspaper plus English books
and whenever you are reading them, just try to read them very loudly, because what will happen when you read it loudly, it will definitely improve your pronunciation. Apart from this, it will also improve your clarity, because when you speak in English, and normally when a Hindi background person speaks in English, he does not have the same good pronunciation, plus he does not have good clarity. So how can you improve your clarity plus your pronunciation? The answer is that you should start reading English newspaper plus English story books, and when you read them, try to read them loudly. It will definitely improve your pronunciation clarity. Now let's talk about communication skills and how can we speak in English. Guys, it is very normal thing that if you want to learn English speaking, you have to speak. For example, suppose if you want to become a writer, you need to write. Suppose if you do not like to write, you are never going to write anything, right? You will not be able to become a writer. So if you just like that, the same way, if you want to speak English, if you want to speak in English, if you want to improve your communication skills, then what you need to do, you need to speak. Now there are multiple ways. I mean, by doing those things, you can easily improve. First of all, try to speak in English with your friends, with your family members. Suppose if you have any friend, just tell that person that I want to talk to you, and we both will talk in English, right? So what will happen, it will not only improve your English, but it will improve the English of your friend also. But sometime it may happen that you do not have any friend, or maybe your friend does not have the time. So what you can do, just stand in front of a mirror, talk to yourself, right? Just believe that in mirror you you are talking to someone, maybe your friend. Just try to speak to that person. Maybe it might sound crazy, but friends, you need to be a little bit crazy if you really want to improve your English. People might laugh at you, but do not worry about that if they laugh at you, because you are on the right track. And apart from this, guys, when you suppose you are not very confident, you are not able to understand how can we speak, then if you do not have anyone, or if you do not want to utter a single word, so what you can do is start thinking in English. At least see, when you think in English, what will happen, at least you are not saying anything, right? So there are no chances that someone might fun of you. I mean, you can be sure that that no one can make fun of you when you are thinking anything, because when we are thinking, no one can listen us, right? So what you can do is start thinking in English. Whatever thought comes to your mind, try to translate that, and that then you will realize that you are slowly and slowly improving your English, right? So guys, just do these things, then let me know that how much benefit you got by doing this practice. And thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.